हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 7 के अंतर्गत शून्य कोट की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको शून्य कोट की अभिक्रिया है क्या इसके बारे में अध्ययन किया था और अभिक्रिया की कोट क्या होती है इसके बारे में बताया गया था। आज उसी के आगे शून्य कोट की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण कि शून्य कोट की अभिक्रिया का कैसे समाकलन करने पर कौन सा सूत्र प्राप्त होगा, समाकलित वेग समीकरण का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया जाता है इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। कोई अभिक्रिया जब ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, यदि इस अभिक्रिया पर शून्य कोट का दर समीकरण हम प्राप्त करेंगे तो शून्य कोट की अभिक्रिया की जो दर समीकरण प्राप्त होगी, अभिक्रिया दर बराबर -dA/dt बराबर के कांस्टेंट। आप जानते हैं पीछे हमने आपको बताया था कि यदि अभिकारक ए की सांद्रता में कमी dA होती है dt समय अंतराल पर तो -dA/dt होता है। जहाँ पर dt समय अंतराल है और माइनस चिन्ह ए बताता है कि अभिकारक ए की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसके बराबर होता है a की घात 0। और जब किसी अभिकारक की सांद्रता पद की घात 0 होती है तो उसके बराबर 1 होता है। तो सिर्फ कांस्टेंट के बचा था। पीछे हमने आपको शून्य कोट की अभिक्रिया का डेरिवेशन प्राप्त किया था। आज उसी का समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। तो ये आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर होता है -dA/dt बराबर के कांस्टेंट के। अब इसी के आगे यदि हम इसको पक्षांतर कर दें तो dA यहीं पर रहेगा। इसको हम पक्षांतर पूरा कर देंगे तो माइनस के dt हो जाएगा, के कांस्टेंट, और dt यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस के dt हो जाएगा। dA इसको पक्षांतर कर देंगे dt को कांस्टेंट के की तरह, तो dA बराबर -के dt हो जाएगा। यदि इस समीकरण का दोनों तरफ का समाकलन करते हैं तो dA का जो इंटीग्रेशन होता है, समीकरण का दोनों तरफ समाकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इस समीकरण का यदि दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम करते हैं तो dA का जो इंटीग्रेशन होता है a होता है, माइनस के एक के कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, प्लस i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। थोड़ा बायोलॉजी वाले ध्यान देंगे इंटीग्रेशन के केस में। dA का इंटीग्रेशन a होता है, माइनस के है, के कांस्टेंट, इस कारण से उसको ऐसे रखेंगे। dt का इंटीग्रेशन t होता है, प्लस i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। समीकरण 1, ठीक है ना। जब समय t बराबर 0 पर अभिकारक a की सांद्रता a बराबर a0 थी, t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, a बराबर a0, ठीक है। अभिकारक ए की जो सांद्रता थी t बराबर 0 समय पर जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, हमने आपको बताया था कि t बराबर 0 समय पर अभिकारक क्या करते हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं, है ना। अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, ठीक है। t बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता a बराबर a0 अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता है जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे यहाँ पर ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जब t बराबर 0 समय है तो अभिकारक ए की जो सांद्रता है a0 मान लिया है ना। जब अभिकारक एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, परस्पर संयोग करते हैं। जब कुछ समय बीतेगा तभी अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम t बराबर 0 समय की बात कर रहे हैं। t बराबर 0 समय पर a 0 होता है, ठीक है ना। अभिकारक a0 अभिकारक a की प्रारंभिक सांद्रता है। समीकरण 1 में t बराबर 0 पर a का मान रखने पर, समीकरण 1 ये जो है समीकरण 1 में a बराबर, हमने कहा कि a बराबर
ए जीरो होता है, टी बराबर जीरो समय पर अभिकारक ए की सांद्रता क्या होती है, ए बराबर ए जीरो होती है। तो जो ए जीरो है, ए बराबर ए जीरो है, इसी समीकरण एक में टी बराबर जीरो समय पर ए बराबर क्या होता है, ए जीरो होता है। टी बराबर जीरो समय पर ए बराबर क्या होता है, ए जीरो होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। तो जब समीकरण एक में टी बराबर जीरो पर ए का मान रखने पर, किसका मान, ए का मान रखने पर, समीकरण एक में, तो ए का मान जब रखेंगे तो यहाँ पर जो ए है, इस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है, इसके ए बराबर ए जीरो होता है टी बराबर जीरो समय पर, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। तो समीकरण एक में टी बराबर जीरो पर ए का मान जब रखेंगे तो ए जीरो हो जाएगा, बराबर माइनस के तो रहेगा, टी बराबर क्या है, जीरो समय पर, तो टी बराबर जीरो समय पर तो टी जीरो हो जाएगा, प्लस आई समाकलन स्थिरांक ऐसे रहेगा। हमने कहा कि समीकरण एक में टी बराबर जीरो पर ए का मान रखने पर टी बराबर जीरो रहेगा और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। टी बराबर जीरो समय पर, समय जब टी बराबर जीरो है तो ए के स्थान पे ए जीरो हो जाएगा और टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो समीकरण एक में टी बराबर जीरो पर ए का मान रखने पर तो ए जीरो हो गया, माइनस के इंटू टी बराबर जीरो होता है यहाँ पर, तो जीरो रखेंगे, प्लस आई समाकलन स्थिरांक, ठीक है ना। अब ए तो जब गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, पूरा होगा ना, तो ए जीरो बराबर आई की, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब समीकरण एक में आई का मान रखने पर आई बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमको ए जीरो प्राप्त हुआ। और समीकरण एक आप यहाँ देखें, ये बराबर क्या है, ये बराबर माइनस के टी प्लस आई है, ये बराबर क्या है, माइनस के टी प्लस आई। अब यहाँ पर हम आई का मान रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, आई का मान रखेंगे समीकरण एक में, और आई का मान आया क्या है, आई का मान आया है, आई बराबर ए जीरो हमको प्राप्त हुआ है। तो समीकरण एक में आई का मान रखने पर तो ए बराबर, समीकरण एक यही है, तो ए बराबर माइनस के टी प्लस ए जीरो हो जाएगा। तो के बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, ए इधर चला आएगा, तो ए जीरो माइनस ए और टी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ए बराबर माइनस के टी प्लस ए जीरो, क्योंकि आई के स्थान पे हमने क्या रख दिया, समीकरण एक में ए जीरो रख दिया, तो ए बराबर माइनस के टी प्लस ए जीरो। अब हम तो के बराबर क्या हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो ए जो है ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए जीरो ए प्रारंभिक सांद्रता है, ए जीरो माइनस ए बराबर टी क्या होगा, नीचे चलाएगा। ये समीकरण दो, यही समीकरण जो दो है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित रूप है। कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि समीकरण एक प्रोडक्ट अब शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर समीकरण, आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर माइनस डी ए अपन डी टी होता है कांस्टेंट के, हमने इसी को पक्षांतर कर दिया तो डी ए बराबर माइनस के डी टी हो गया, ये इधर चला गया। अब दोनों समीकरण का दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, के कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, प्लस आई समाकलन स्थिरांक। समीकरण एक, हमने कहा कि समय टी बराबर जीरो पर, क्योंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो समय टी बराबर जीरो पर अभिकारक ए की सांद्रता ए बराबर ए जीरो होती है। ए जीरो अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता है। अब वहीं पर समीकरण एक में टी बराबर जीरो पर ए का मान रखने पर, जब टी बराबर जीरो समय पर ए का मान रखेंगे तो ए का मान क्या आया, ए जीरो आया है, और टी बराबर जीरो समय है, तो ए के स्थान पे ए जीरो हो जाएगा, माइनस के टी के स्थान पे जीरो, प्लस आई समाकलन स्थिरांक। अब ए पूरा मान जीरो हो जाएगा तो ए जीरो बराबर आई आएगा। अब इसी आई के मान को समीकरण एक में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण एक में जब आई का मान रखेंगे तो ए बराबर आएगा माइनस के टी प्लस ए जीरो। अब इसी को हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा के बराबर ए जीरो इधर है ही, ए इधर जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो ए जीरो माइनस ए अपान टी। यही समीकरण दो जो है
ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित रूप है। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2 शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित रूप है। ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं, इनके बारे में आइए अध्ययन करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के क्या लक्षण हैं। ठीक है ना, देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। पहला है स्थिर ताप पर शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण अभिकारक लुप्त होने तक एक स्थिर दर से होती है, जो अभिकारक की सांद्रता या समय पर निर्भर नहीं करती है। हमने कहा कि स्थिर ताप पर शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण अभिकारक लुप्त होने तक एक स्थिर दर से होती है, जो अभिकारक की सांद्रता या समय पर निर्भर नहीं करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभिक्रिया की दर आती है, यहाँ पर देखेंगे जो अभिक्रिया की दर आती है dA/dt बराबर कांस्टेंट k और a की घाते क्या प्राप्त हुआ था 0। यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, जो a से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और शून्य कोटि की अभिक्रिया होने के कारण अभिकारक की जो सांद्रता पर डिपेंड अभिक्रिया की दर नहीं डिपेंड करती है। एक स्थिर दर से अभिकारक उत्पाद में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। एक निश्चित दर से अभिकारक उत्पाद में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके अभिकारक की सांद्रता इस पर निर्भर नहीं करती है। तो यही पहला कारक कि स्थिर ताप पर शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण अभिकारक लुप्त होने तक एक स्थिर दर से होती है, जो अभिकारक की सांद्रता या समय पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण अभिकारक एक नियत समय में उत्पाद में बदल जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो एक पूर्ण अभिकारक है एक निश्चित समय में अभिकारक से उत्पाद में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अभिकारक की सांद्रता पर तो अभिक्रिया की दर निर्भर करती ही नहीं कि अभिक्रिया मतलब कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़े या घटे, ऐसी कोई कंडीशन तो होती नहीं शून्य कोटि की अभिक्रिया में। इस कारण से अभिकारक एक निश्चित समय में एक मतलब कि एक निरंतर गति से अभिकारक उत्पाद में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। यही कारण कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण अभिकारक एक नियत समय में उत्पाद में क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो तीसरा इसका लक्षण शून्य कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण अभिकारक की सांद्रता a और समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक, यहाँ जो ग्राफ प्राप्त होता है, जो दर और समय का जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब कि जिस दर से मतलब कि समय कन्वर्ट होता है उसी दर से मतलब कि सांद्रता में भी परिवर्तन होता है, उसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं होते हैं। एक मतलब कि जो ग्राफ आता है सीधी रेखा की ग्राफ आता है, क्योंकि अभिकारक एक निश्चित समय में उत्पाद में कन्वर्ट होता है ना। थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे अब तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण अभिकारक की सांद्रता a और समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्योंकि अभिकारक एक निश्चित समय में उत्पाद में कन्वर्ट होता है, इस कारण से अभिकारक की सांद्रता और t के मध्य जो ग्राफ आता है एक सीधी रेखा आती है। चौथा लक्षण है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। t½ अर्धआयुकाल है और a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और शून्य कोटि की अभिक्रिया के क्या लक्षण हैं
इनके बारे में आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना डालेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका नोट्स बना डालेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।